वेलकम टू कॉर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं CHE04 यूनिट 4 लिक्विड्स। इसका हमने लास्ट में टॉपिक्स डिस्कस किए थे। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वेपराइजेशन। आपको वेपराइजेशन के बारे में तो पता ही होगा कि व्हाट इज दिस फिनोमिना, लेकिन इसकी डेफिनेशन दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं। द एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड सरफेस टू फॉर्म द वेपर। वेपराइजेशन का मतलब होता है वेपर, आइजेशन का मतलब होता है बनना, फॉर्मेशन। वेपर्स का बनना इज नोन एज वेपराइजेशन। अब अगर लिक्विड सरफेस पर से लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अगर वो एस्केप कर जाएं, एस्केप करके वो वेपर्स बन जाएं, उसे बोलते हैं वेपराइजेशन। द एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड सरफेसेस टू फॉर्म द वेपर इज नोन एज वेपराइजेशन। अब इसमें एक और टॉपिक समझ लेते हैं, कंडेंसेशन। जब वेपर्स बन चुके हैं, ऊपर वेपर्स बन चुके हैं, अब डिपेंड करता है कि जिस वेसल में उस लिक्विड को डाला गया है वो जो वेसल है वो ओपन वेसल है, उसे बंद किया गया है। अब आपको पता है कि जब वेपर्स बनते हैं तो क्यों वो वेपर्स बनते हैं, क्यों मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होती है। मॉलिक्यूल्स मोशन में इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जो इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने लिक्विड सरफेस पे के ऊपर से जंप करके वो वेपर्स बना सके। अभी अगर जो वेसल है, सपोज कीजिए वो ओपन है, उसे कवर कोई पिस्टन के साथ उसे बंद नहीं किया गया है, अगर वो वेसल ओपन है तो मॉलिक्यूल्स इजीली एस्केप कर सकते हैं एनवायरमेंट में और लिक्विड इवेपोरेट ही रहेगा। ठीक है। If the liquid is kept in an open vessel, the molecule escape into the environment, atmosphere, and the liquid keeps on evaporating। जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज करें ये पिस्टन ना होता तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, तो ऊपर चले जाते, वेपर्स बन जाते, एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाता। तो अगर इस वेसल को बंद किया गया है विद एनी पिस्टन, तो क्या होगा, तो जो लिक्विड्स हैं ऊपर वेपर्स बन के ऊपर गए, ऊपर तो बंद किया हुआ है वेसल को, तो क्या करेंगे वो वापस लिक्विड में जो कूल हो जाएंगे वेपर्स, तो वापस लिक्विड में इमर्ज हो जाएंगे। If the liquid is kept in a closed vessel, the number of molecules in the vapor state increases। सबसे पहले नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज होंगे, उसके बाद वो अपनी लिक्विड सरफेस पे दोबारा वापस आ जाएंगे। ऐसे फिनोमिना को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो आपको वेपराइजेशन और कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस पता चला। वेपराइजेशन का मतलब है लिक्विड की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है वो जंप किए क्योंकि उन्हें सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मिली, वो जंप किए और वेपर्स बन गए। अब वो अगर वेपर्स कूल होके वापस आके लिक्विड में इमर्ज हो जाते हैं तो उस फिनोमिना को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो उसके बाद अब करते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इज नोन एज वेपर प्रेशर। थोड़ा इसे डिटेल में समझ लेते हैं। कंडेंसेशन, अभी एक तो बात कर रहे हैं कि वेपर्स जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हम बात करें कि वो वापस लिक्विड्स में वापस आ रहे हैं, मतलब कि वेपराइजेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। अब ये कितनी स्पीड के साथ हो रहा है उसे बोलेंगे रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ वेपराइजेशन। अब अगर रेट ऑफ कंडेंसेशन जो होता है वो उतने टाइम तक चेंज होता रहेगा जब तक वो रेट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल ना आ जाए। मतलब कि अगर रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल आ गए तो उस टाइम पे क्या होगा, कंडेंसेशन जो होगा उसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। द कंडेंसेशन रेट कीप्स ऑन चेंजिंग टिल इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड द स्पेसेस अबव द लिक्विड इज सैचुरेटेड विद वेपर्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए ये है एक लिक्विड सरफेस, ये एक वेसल है जैसे बंद किया हुआ है। यहाँ पे क्योंकि हमें कंडेंसेशन करवाना है तो इसीलिए हमने इस वेसल को पिस्टन के साथ बंद किया हुआ है। तो क्या होगा कि यहाँ पे लिक्विड है, इसे जब सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, मॉलिक्यूल जो मोशन में आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स मोशन में आगे जब वो लिक्विड सरफेस के ऊपर इस तरफ आएंगे तो वो जंप कर जाएंगे और वेपर्स बन जाएंगे। ये तो कितनी स्पीड से वो करेंगे उसे बोलेंगे कि रेट ऑफ वेपराइजेशन। अब उसके बाद जब कूलिंग होगी, कूलिंग होने के बाद वो वापस अगर इसमें इमर्ज होंगे लिक्विड में तो उसे बोलेंगे रेट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ पे
इस जगह में जो वेपर्स होंगे, क्योंकि इस जगह में वेपराइजेशन है, खाली जगह है, तो यहाँ पे वेपर्स होंगे, यहाँ पे वेपर्स लिक्विड हैं, लिक्विड क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन भी हो रही है और वेपराइजेशन भी हो रही है, इसीलिए यहाँ पे इसे बोलते हैं कि यहाँ पे सैचुरेटेड कंडीशन है, इसीलिए बोला गया स्पेस अबव द लिक्विड इज सैचुरेटेड विद वेपर्स। यहाँ पे स्पेस अबव द लिक्विड, यहाँ पे बहुत सारे वेपर्स हैं, इस सरफेस के जस्ट ऊपर वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर in contact with its liquid at a given temperature is known as vapor pressure। अगर आपको एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताएं तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इज नोन एज वेपर प्रेशर, लेकिन अगर केमिस्ट्री लैंग्वेज में उसे डेफिनेशन देनी होगी, उसे डिफाइन करना हो, तो हम बोलेंगे कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर कब, इन कंटैक्ट विद इट्स लिक्विड, जब वो अपने लिक्विड के कंटैक्ट में आएगा किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, क्योंकि किसी भी लिक्विड को किसी भी टेम्परेचर पे उसका वेपराइजेशन नहीं हो सकता है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही उसके वेपर्स बन सकते हैं। अब जो वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, उसमें क्या होता है कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क होती है, मेजरिंग फ्लास्क होती है, जिसमें हम लिक्विड को डालते हैं, जिसको हमें वेपर प्रेशर, मतलब कि जिसे हमें वेपर प्रेशर उसका नोट करना हो। दूसरी तरफ उसी कंटेनर या फिर उसी मेजरिंग कंटेनर होता है या फिर राउंड बॉटम फ्लास्क होती है, उसके साथ ही जस्ट एक ग्लास ट्यूब फिक्स की होती है, कनेक्ट की होती है, जो यू शेप की होती है, उसे यू ट्यूब बोलते हैं। तो यू शेप की होती है और उसमें मरकरी फिल किया होता है। अब ये कैसे काम करता है थोड़ा समझ लें। देखिए ये है एक डायग्राम, जो हमने बोला था कि यहाँ पे एक मेजरिंग राउंड बॉटम फ्लास्क है और उसके साथ एक यू ट्यूब, जो ट्यूब होती है यू शेप की, उसे कनेक्ट किया जाता है इस राउंड बॉटम फ्लास्क या फिर हम बोल सकते हैं कि मेजरिंग यहाँ पे कंटेनर के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस यहाँ पे किया हुआ है, फिल किया हुआ है मरकरी, ठीक है। अब मरकरी का जो प्रेशर है वो एक कांस्टेंट प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ पे जिस लिक्विड का हमें वेपर प्रेशर नोट करना होता है उसे हमें इसमें फिल कर देते हैं, उसके बाद इसे हीट करना स्टार्ट करते हैं। जब एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसमें जो लिक्विड है वो उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि वेपराइजेशन प्रोसेस इज बिगन। अब वेपराइजेशन प्रोसेस होने जा रहा है, अभी स्टार्ट हो रहा है, तो वेपर्स बन जाएंगे। वेपर्स अगर बनेंगे, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, उस प्रेशर की वजह से ये जो लिक्विड का लेवल है उसमें ये दोनों हाइट जो होंगी वो डिफरेंट हो जाएंगी। पहले क्या था, पहले यहाँ पे और यहाँ पे सपोज कीजिए हाइट थी इस लिक्विड की, बराबर थी। अब इस वेपर बनने की वजह से वेपर प्रेशर एक्सर्ट हुआ जिसने ड्रिफ्ट किया इस लिक्विड को, और इसकी हाइट जो है, ये हाइट और ये हाइट, दोनों हाइट्स मरकरी के लिए ही है। अब कितना चेंज उस हाइट में उसे हाइट को नोट किया जाता है। डिफरेंस इन हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम्स H इन मिलीमीटर mm ऑफ मरकरी। अब 760 mm ऑफ मरकरी इज इक्वल टू कितना प्रेशर, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा सबसे पहले बॉन्डिंग के ऊपर, कि बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक बॉन्डिंग है, सबसे पहले ये देखा जाएगा। अब जिन लिक्विड्स का वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उस बॉन्ड को अगर हम किसी भी लिक्विड में उसे हीट करने जा रहे हैं तो उसमें बॉन्ड जो होंगे वो टूटने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन बॉन्ड वो जल्दी टूटेंगे जो वीक होंगे। जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे वो इजीली नहीं टूटेंगे। अगर बॉन्ड इजीली नहीं टूटेंगे तो वो इजीली वेपराइज भी नहीं होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड्स हैं हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डू नॉट वेपराइज इजीली। अगर वेपराइज नहीं हो सकते इजीली तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। अब अगर बात कर लें वाटर की, वाटर है उसमें आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स। अब यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे भी वेपर प्रेशर लो होगा। नेक्स्ट इज मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग विद स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इन द एटम, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब इसकी वजह से ही जो मरकरी है इट हैज लो वेपर प्रेशर।
ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे रिलेटिव वेपर प्रेशर देख रहे हैं रिलेटिव टू मरकरी। अब इन सभी बॉन्डिंग, जैसे कि लिक्विड में देखा हमने, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे बात करी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बात करी, इंटर एटॉमिक फोर्सेस के बारे में बात करी। अब यहाँ से सीधा सीधा हमें ये पता चलता है कि जितना ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा उतना वेपर प्रेशर लो होगा। स्ट्रॉन्गर द बॉन्डिंग लोअर विल बी द वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे द वेपर प्रेशर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्डिंग। ठीक है, अब एक हो गया, ये एक फैक्टर हो गया। अब नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का मतलब, अगर हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतनी जल्दी उसके वेपर्स बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जब लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा उस टाइम क्या होगा कि जो उसमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनमें काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होगी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब उसकी वजह से मॉलिक्यूल मोशन में आ जाएंगे। अब जितनी ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतना ज़्यादा मोशन रैपिड होगा और उतनी जल्दी ही वेपर्स बनेंगे। As the temperature of liquid increases, average kinetic energy increases. The number of molecules escaping as vapor in the form of vapors also increases. Means as temperature increases, उसके साथ साथ जो वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज करेगा। अब ये तो हो गया वेपराइजेशन, वेपर प्रेशर, कंडेंसेशन, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर का टॉपिक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है बॉइलिंग पॉइंट। अभी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी हमें पता है, लेकिन हम दोबारा से इसे रिवाइज कर लें। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों ही प्रेशर अगर इक्वल आ जाएं उस टाइम लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, उसे ही बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर की वजह से ही वेपर ऑफ प्रेशर इफ equals to the external pressure, then this point is known as, that temperature is known as, that value of temperature is known as boiling point. At this temperature, vapor of interior of liquid results in continuous bubble formation. मतलब जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल आ जाएगा तब हमें ऑब्जर्व कैसे करेंगे उसे, कि लिक्विड में जो बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तभी हमें उस टेम्परेचर को नोट करना है। उस टेम्परेचर को नोट करके हम बोलेंगे कि इस लिक्विड का इतना पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट है। नेक्स्ट एक छोटी सी डेफिनेशन है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि नॉर्मल प्रेशर पे जितना लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा उसे बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एट नॉर्मल प्रेशर 1.013 into 10⁵ पास्कल एट और एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज नोन एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ लिया। अब एक छोटा सा एक टॉपिक और है इसके रिलेटेड, वो है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। कि एक्सटर्नल प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट पे, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। अब ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन पे। अब डिस्टिलेशन क्या होता है हम आगे आपको समझाएंगे बाय द डायग्राम। यहाँ पे डिस्टिलेशन के प्रिंसिपल के ऊपर ही डिपेंड करेगा अंडर द रिड्यूस प्रेशर। द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीजेज। जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। जितना कम एक्सटर्नल प्रेशर जितना डिक्रीज होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लिक्विड है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम प्रेशर में बॉयल होगा, क्योंकि हमने बोला कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होगा तभी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अब एटमॉस्फेरिक का तो मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम प्रेशर पे लिक्विड बॉयल हो सकते हैं। इफ अ लिक्विड हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड डिकम्पोजेज व्हेन हीटेड, जब उसे हीट किया जाए, अब वो अगर डिकम्पोज हो गया, इट कैन बी मेड टू बॉयल एट लोअर टेम्परेचर। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि जो प्रेशर है वो जो लिक्विड है वो बॉयल हो सकता है लोअर द प्रेशर एट लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब ये हुआ कि उस प्रेशर को रिड्यूस करके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस करके हम किसी लिक्विड को बॉयल करवा सकते हैं। दिस इज एक्चुअली नोन एज द रिड्यूस्ड प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट नोटेड एट अ रिड्यूस्ड प्रेशर।
अब ऐसे ये होता कैसे है, रिड्यूस करने के लिए, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए आपको लैब में आपने देखा होगा सक्शन पंप्स होते हैं, वैक्यूम सक्शन पंप्स होते हैं, वो यूज किए जाते हैं। जनरली अगर आप क्रिस्टलाइजेशन करते हो तो क्रिस्टल जब आप बना लेते हो उसके बाद उसमें लिक्विड रहते हैं, क्योंकि आपको उसका वेट करना होता है। तो वेट करने के लिए सबसे पहले उसका ड्राई होना जरूरी है। तो क्रिस्टल को ड्राई करने के लिए आप वैक्यूम पंप, वो सक्शन पंप यूज करते हो। तो आपने जनरली उसे देखा होगा कि एक तरफ तो वो लिक्विड जिस नीचे बॉइलिंग मेजरिंग फ्लास्क रखी होती है, या फिर कोई भी राउंड मेजरिंग जो कंटेनर रखा होता है उसके ऊपर वो सक्शन पंप लगाया होता है। जब उसमें हम क्या करते हैं कि जो वॉट्समैन फिल्टर पेपर होता है उस पर हम क्रिस्टल्स रख देते हैं और उस सक्शन पंप को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के साथ क्या होता है कि जितना भी लिक्विड होता है वो पंप मतलब वैक्यूम पंप के थ्रू उसको जो लिक्विड है वो कंटेनर में चला जाता है, और जो क्रिस्टल होता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है और हम इजीली वेट नोट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है दिस मेथड इज यूज टू नोट द वेट, या फिर प्यूरिफिकेशन करने के लिए ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि हमने बात करी प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन, अ प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट एंड प्यूरिफाई द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मतलब कि अगर हमें सेपरेट भी करना चाहते हैं, सपोज कीजिए हमें दो लिक्विड हैं ऐसे मिक्स किए हुए हैं जिन्हें हमें सेपरेट करना है। एक बात आप ध्यान रखें कि उन्हीं लिक्विड को सेपरेट किया जाएगा जिन लिक्विड्स में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगा। मतलब सपोज कीजिए एक लिक्विड ए है, दूसरा लिक्विड बी है। ए लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट और बी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दोनों सेम नहीं होने चाहिए, दोनों डिफर करने चाहिए, तभी हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तभी वो उसे सेपरेट कर सकते हैं। कमर्शियल उसकी एप्लीकेशन क्या है, एक्सेस वाटर कंटेंट इज रिमूव। जो अभी हमने बात करी, जो मेन प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें से एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए, अब या फिर फूड प्रोडक्ट में से एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए हम इस पंप का यूज करते हैं। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए नीचे ये है एक स्टैंड लगा हुआ है जिसे हम ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं या हम फ्लास्क स्टैंड बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्राइपॉड स्टैंड लगा देंगे। अब इसके ऊपर वायर गॉज रखेंगे, नीचे से हम बर्नर ऑन करेंगे, लेकिन अभी बर्नर लगा दिया, उसके ऊपर हम क्या रखेंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क रखेंगे। उसके ऊपर हम उसके ऊपर लगा देंगे एक थर्मोमीटर, क्योंकि हमें इसका प्रेशर टेम्परेचर नोट करना है। अब यहाँ पे जो इसका माउथ है इस बॉटल का जो माउथ होगा, क्योंकि ये टू माउथ राउंड बॉटम फ्लास्क होगी, एक माउथ के साथ तो उसको पिस्टन के साथ हम क्या लगा देंगे, थर्मोमीटर, दूसरे माउथ के साथ हम लगाएंगे कंडेंसर। अब इस कंडेंसर में क्या होगा, एक तो आपको पता होगा इनलेट होती है, दूसरी आउटलेट होती है। ये एक दोनों ही क्या होती है, इसको एक जो वाटर इनलेट होती है उसका एक पाइप लगा होता है, पाइप को हम टैप के साथ लगा देते हैं और यहाँ पे टैप ऑन कर देते हैं। यहाँ पे जो दूसरी पाइप होती है उसको हम सिंक में डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ से पानी आएगा और दूसरी वाटर आउटलेट से वाटर जो है पानी है ऊपर वाले आउटलेट से चला जाएगा। अब यहाँ पे जो कंडेंसर है उसको आगे लगाया गया है किसके साथ, एक और बॉटम के साथ, जिसको रिजल्ट के बाद हम यहाँ पे इस लिक्विड को कलेक्ट करने वाले हैं। अब क्या करोगे, जो इम्प्योर लिक्विड सोल्यूशन है, दो लिक्विड, ए लिक्विड बी लिक्विड, या दो हैं या कितने भी हैं जिसे हम सेपरेट करना चाहते हैं, हम उसमें राउंड बॉटम फ्लास्क में इसे डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ से बर्नर ऑन करेंगे। अब यहाँ पे जब बॉइलिंग पॉइंट अराइज होगा, थर्मोमीटर के साथ नोट करें, बॉइलिंग पॉइंट अराइज होगा, इसके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स इस कंडेंसर में जाएंगे। अब वेपर्स इस कंडेंसर में जाएंगे, अब इसमें से कौन सा लिक्विड जाएगा, अब इसमें से वही लिक्विड पहले वेपर बनाएगा जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर किसी ए लिक्विड का सपोज कीजिए बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री है, लेकिन बी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री है, तो ए लिक्विड जिसका 50 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले वेपर्स बनाएगा और यहाँ पे चले जाएंगे इसके वेपर्स। अब इस वेपर को हमें क्या करना है, कूल करना है। कूल करने का काम कौन करेगा, वाटर इनलेट, क्योंकि यहाँ से पानी जा रहा है, इस वेपर को या साथ के साथ कूल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से पानी जा रहा है, पानी गर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वेपर्स बने हुए हैं, वो पानी वापस साथ के साथ जाता जाएगा और लिक्विड यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कि वेपर्स लिक्विड बन जाएंगे। इसे ही बोलते हैं कंडेंस करना, क्योंकि यही प्रेशर, इसका मतलब क्या है, वेपर्स का वापस में लिक्विड बनना इज नोन एज कंडेंसेशन, इसीलिए इस ऑपरेटर्स का नाम पड़ा
कंडेंसर। उसके बाद लिक्विड जो वेपर के लिक्विड बने हैं वो यहाँ पे सेपरेटली इसे हम इकट्ठा कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। दिस इज नोन एज प्योर लिक्विड, और दूसरा लिक्विड यहाँ पे बच जाएगा। दिस इज एक्चुअली नोन एज प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। अब हम बात करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट पर कौन से जो फैक्टर्स है बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले वही बॉन्डिंग। इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लंडन फोर्सेस इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट। वही बात आ गई कि जितना ज़्यादा फोर्सेस इंक्रीज करेंगे, स्ट्रांग होंगे, उतना ज़्यादा उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो बॉयल हो सके। एंड मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अमंग द एल्केन्स। नेक्स्ट टॉपिक, अनदर टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टॉर्टन रूल। अब ये रूल क्या बोलता है, सबसे पहले इसके स्टेटमेंट पे जाते हैं। Statement is given by the ratio of molar enthalpy of vaporization which is denoted by delta H naught, क्योंकि मोलर है delta H naught, वेपराइजेशन है यहाँ पे VAP लिख देते हैं। द रेशियो किस किस की लेनी है, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। डिवाइड कर दीजिए उसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से, मतलब जो एक पर्टिकुलर लिक्विड के मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 85 जूल पर मोल पर केल्विन। दिस इज नोन एज टॉर्टन रूल। तो दिस रूल इज इंपॉर्टेंट और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। दिस रूल होल्ड्स गुड फॉर द लिक्विड्स इन विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एब्सेंट। ये बात आप याद रखें, जो मॉलिक्यूल जिन लिक्विड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहती है उनमें ये जो रूल है अच्छे से अप्लाई किया जा सकता है। दिस रेशियो मेजर द डिसऑर्डरलीनेस गेन्ड बाय अ सब्सटेंस ड्यू टू वेपराइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस रूल का सिग्निफिकेंस, क्यों हम इस रूल को यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रूल है जब वेपराइजेशन हो जाती है लिक्विड की उस टाइम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या, क्योंकि वो वेपर्स बन गए हैं तो इसीलिए उस जो लिक्विड्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ऑर्डर मतलब खराब हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। डिसऑर्डर हो जाता है इसी वजह से उसे बोलते हैं मेजर ऑफ डिसऑर्डरलीनेस गेन्ड। किन्होंने किया, बाय अ सब्सटेंस। क्यों किया, ड्यू टू वेपराइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक, लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल भी एक इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें, बहुत इजी सा टॉपिक है। सबसे पहले ये समझ लें कि लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं। सम ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग 2 मेल्टिंग पॉइंट। ये आपको पता है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। अगर उस क्रिस्टल को या उस कंपाउंड को हीट करें तो वो मेल्ट तो हो जाएगा, लेकिन वो एक जो उसमें टर्बिडिटी आ जाएगी। टर्बिडिटी का मतलब है जैसे कि मिल्क फॉर्मेशन होती है, ऐसे मिल्क की वो लिक्विड बन जाएगा। हम बोलते हैं कि टर्बिडिटी इसमें आ गई है। एट अ डेफिनेट टेम्परेचर ऑन हीटिंग फर्दर, उसके बाद उसे दोबारा से फिर हीट करेंगे, वो टर्बिडिटी खत्म हो जाती है। दिस टर्बिड लिक्विड इज नोन एज लिक्विड क्रिस्टल। दोबारा से समझ लें, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट 2 हो सकते हैं। जब उन क्रिस्टल को हीट किया जाएगा उसमें टर्बिडिटी आ जाएगी, क्योंकि वो जो क्रिस्टल है वो मेल्ट हो जाएगा और टर्बिडिटी आ जाती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। फिर उसके बाद उसे दोबारा हीट करेंगे तो टर्बिडिटी एकदम खत्म हो जाती है, जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन बन जाता है किसी और टेम्परेचर पे। जहां पे वो टर्बिडिटी आई थी उस टर्बिड लिक्विड को बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कौन से, 2 बेंजीन रिंग्स होती हैं, इनमें 2 तरफ ABC, एक 2 तो टर्मिनल पोजीशन में, एक बिटवीन द 2 रिंग्स। यहाँ पे क्या हो सकते हैं, तीनों में या तो तीनों कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं या फिर तीनों कोई कार्बन चेन्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरा एजॉक्सी एनिसोल। अब ये क्या होता है, पैरा मतलब पैरा पोजीशन पे क्या लगेगा, एजॉक्सी ग्रुप, और एनिसोल का कंपाउंड होगा। एनिसोल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 इज नोन एज एनिसोल। देखिए यहाँ पे रिंग में दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, OCH3 OCH3। राइट सेंटर में क्या लगा, एजो कंपाउंड। एजो क्या होता है, N2 एज ऑक्सी, मतलब कि एजो कंपाउंड के साथ ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है। वेरी इजी, नाम याद रखें, स्ट्रक्चर आप अपने आप बना सकते हैं। इसके बाद इसकी टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। सबसे पहले इसकी वैसे 3 टाइप्स होती हैं, लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। अब ये क्या होता है, इसमें जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल
पैरेलल अरेंज होते हैं, और हम बोल सकते हैं कि लेयर्स पैरेलल लेयर्स की फॉर्म में वो अरेंज होते हैं, या फिर पैरेलल प्लेन्स में अरेंज होते हैं। और ये प्लेन बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे कि अमॉर्फस लिक्विड होता है, सॉरी क्रिस्टलाइन लिक्विड होते हैं, वैसे बिल्कुल क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह वैसे ही उसका अरेंजमेंट लिक्विड्स में भी होता है इन स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल में। अब यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इन सभी प्लेन्स में, उन सभी का एक ही डायरेक्शन होगा, जिसकी वजह से हम उसे बोलते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स की जो ओरिएंटेशन है वो सेम होती है। सॉलिड क्रिस्टल की बात करें, सॉलिड क्रिस्टल द पार्टिकल्स आर अरेंज एट रेगुलर इंटरवल्स। एक प्लेन में रेगुलर इंटरवल के बाद वो अपने आप को दोबारा रिपीट करते हैं, बट ऐसा स्मैग्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल में नहीं होता है। यही डिफरेंस यहाँ में दोनों में बताया गया है। दिस इज द डायग्राम फॉर द सॉलिड क्रिस्टल, जो सॉलिड क्रिस्टल था, अब उसे हीट किया गया है, अब उसकी जो थोड़ी सी अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम है, इक्वल डिस्टेंस पे वो अरेंज हुए होते हैं। अब सेकेंड टाइप की बात करते हैं, वो है न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। अब ये क्या होते हैं, इनकी जो ओरिएंटेशन है वो सेम होगी, बट अनलाइक स्मैग्मेटिक टाइप द मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज इन प्लेन्स, वो प्लेन में अरेंज नहीं होते हैं जैसे न्यूमेटिक टाइप लिक्विड क्रिस्टल में। लेकिन अगर उनको अरेंज करना हो इन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑन अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजेज अ चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। ओरिएंटेशन चेंज हुआ, जिसकी वजह से उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो सकती हैं। अब ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक कैरेक्टर। आइसो मतलब सेम, ट्रॉपिक का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। एन आइसोट्रॉपिक कैरेक्टर, इसी कैरेक्टर की वजह से इन लिक्विड्स का यूज किया जाता है इन एलसीडी वॉचेस एंड कैलकुलेटर्स में। थर्ड टाइप इज कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल। अब यहाँ पे एक लेयर की बजाय मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं, बट ईच सक्सेसिव लेयर इज इंक्लाइंड और ट्विस्टेड स्लाइटली। जैसे कि यहाँ पे वो इंक्लाइन भी की पोजीशन में भी हो सकते हैं, वो ट्विस्ट भी कर सकते हैं, मुड़ी हुई भी होती हैं, लेकिन ये सभी के सभी यहाँ पे मल्टी लेयर्स होंगी। तो इस तरह के क्रिस्टल हमें इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। टिपिकली डिसऑर्डरली अरेंजमेंट, जो अभी आपने देखा था, डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल शोन। द सक्सेसिव ट्विस्ट इन द स्ट्रक्चर मेक द कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल कलर्ड। इसी वजह से इस लिक्विड का कलर होता है। बट अगर माइन्यूट चेंज कर दिया जाए, बिल्कुल माइन्यूट चेंज करेंगे टेम्परेचर में, उसकी वजह से इनका जो ट्विस्टिंग अमाउंट है वो चेंज हो सकता है। वो ट्विस्टिंग खुल जाए, ट्विस्टिंग का अमाउंट कम हो जाए, तो ऐसा हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। इट रिजल्ट्स इन द रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से इट रिजल्ट्स इन द रिफ्लेक्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, दैट इज द कलर चेंजेस विद टेम्परेचर। क्योंकि यहाँ पे ट्विस्टिंग की वजह से ही, इनकी मल्टीपल लेयर और ट्विस्टिंग की वजह से ही तो कलर था, लेकिन अगर हम टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी ट्विस्टिंग के अमाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्टली उसके कलर पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। दिस एनिसोट्रॉपिक नेचर फैसिलिटेट्स कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स यूज्ड इन वेरियस एरियाज, फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर्स। अब इसके बाद हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर में रिपीट होते हैं वो क्वेश्चंस, या फिर जिनके क्वेश्चन के चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड ये क्वेश्चंस यहाँ पे विद आंसर्स विद सॉल्यूशन यहाँ पे नोट किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अ लेस वॉलेटाइल लिक्विड हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। वॉलेटाइल का लिक्विड का मतलब होता है जिसके वेपर्स इजीली बन सकते हैं। लेस वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब है जो वेपर्स इजीली नहीं बन सकते हैं। लेस वॉलेटाइल लिक्विड, जिस लिक्विड के वेपर्स इजीली नहीं बन सकते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ये अभी आपको बताना है। वॉलेटाइल लिक्विड, लेस वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब है कि उसका रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर तो कम होगा। इज टू बी हीटेड एट हाई टेम्परेचर सो दैट इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ताकि वो बॉयल हो सके। क्योंकि बॉयल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका इस लिक्विड का वेपर प्रेशर, जो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आना पड़ेगा। इसीलिए लेस वॉलेटाइल लिक्विड हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। Next question, boiling point and molar enthalpy of vaporization of water are more as compared to ethanol. Why?
इथेनॉल की बजाय इसका वाटर का मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होता है, डेल्टा H0 वैल्यू ज्यादा होती है। क्यों? वाटर में और इथेनॉल में ऐसा क्या डिफरेंस है? दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन water has strong hydrogen bonding as compared to ethanol. Due to this strong interaction, the molar enthalpy of vaporization of water is large as compared to ethanol. Next question, third. The vaporization of methanol is high as compared to ethanol at 300 Kelvin. दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन दोनों में से मिथेनॉल का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इथेनॉल। मिथेनॉल और इथेनॉल में ऐसा क्या डिफरेंस है? अगर आप बात करें, मिथेनॉल में हाइड्रोजन कम होते हैं, इथेनॉल में हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब यही यहाँ पे डिफरेंस है। ऑल्दो मिथेनॉल और इथेनॉल और दोनों ही उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं, लेकिन इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती हैं, और उसकी वजह से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लंडन फोर्सेस ज्यादा होंगे, स्ट्रांग होंगे ड्यू टू इट्स हायर मोलर मास, क्योंकि दोनों में ही मॉलिक्यूल का एक एल्काइल ग्रुप का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इसका मोलर मास का डिफरेंस होता है। मोलर मास ऑफ इथेनॉल इज लार्ज एज कंपेयर टू मिथेनॉल, जिसकी वजह से इसका जो लंडन फोर्सेस होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे। द लार्जर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन इथेनॉल अकाउंट फॉर इट्स लोअर वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू मिथेनॉल। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इथेनॉल है, ग्लिसरॉल है, इथिलीन ग्लाइकोल है। अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। अब इनमें से सबसे कम हाइड्रोजन किसमें है? इथेनॉल में। उससे ज्यादा हाइड्रोजन किसमें है? इथिलीन ग्लाइकोल में। उस सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसमें है? ग्लिसरॉल में। तो सीधा सीधा आप ऐसे लिख सकते हो कि जितनी ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अगर इसकी बजाय कोई और कंपाउंड्स भी आ जाते हैं तो उनमें भी आपको यही देखना होगा कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल। Calculate molar enthalpy of vaporization of CCl4 carbon tetrachloride which boils at 350 Kelvin। अब 350 Kelvin मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइल्स एट दिस टेम्परेचर इट मीन्स दिस इज अ बॉइलिंग पॉइंट। मोलर इंथैल्पी वेपराइजेशन की बात करें, साथ साथ उसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। अब जहां पे ये दोनों टर्म्स आ जाए, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि यहाँ पे टॉर्टन रूल अप्लाई होगा। टॉर्टन रूल अप्लाई करें, अप्लाई किया। अब इसमें हमें क्या पता करना है? हमें बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, ये भी हमें गिवन है, हमें ये फाइंड करना है। तो दोनों को इस तरफ ले जाएं, मल्टीप्लाई करें, किलो जूल में आंसर ले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे एन आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम एन एनआइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। आइसोट्रॉपिक एन आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस की में डिफरेंस क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, ट्रॉपिक का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे अगर एन लग गया, इसका मतलब प्रॉपर्टी सेम नहीं है, आइसोट्रॉपिक फंडा नहीं लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाता है। चलो चलते हैं इसके आंसर पे। इन एन आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इज डिसऑर्डरली, द वैल्यू फॉर एनी फिजिकल प्रॉपर्टी इज सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन पे कोई डिपेंड नहीं करता है, डायरेक्शन कोई भी हो, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी सेम रहेंगी, तभी उसे बोलते हैं आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। लेकिन एन आइसोट्रॉपिक में क्या होगा? मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बट ऑर्डरली होगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम नहीं होंगी, क्योंकि वो अभी डिपेंड करती होंगी डायरेक्शन के ऊपर। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द एन आइसोट्रॉपी इन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूमेटिक एंड कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल। मतलब कि एन आइसोट्रॉपिक के लिए रीजन बताना कि इनमें एन आइसोट्रॉपिक क्यों है। न्यूमेटिक एंड कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल में देयर इज सम ऑर्डरलीनेस इन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑर्डरलीनेस है जिसकी वजह से, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जितना ज्यादा पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा उतना ही ज्यादा उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट होगी। Any substance in the form of temperature of electricity, चाहे वो electricity हो, it affects the arrangement pattern in the liquid crystal and causes the change in its optical property। कहने का मतलब ये हुआ कि optical property सीधा सीधा डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूलर की अरेंजमेंट कैसी है। जिसकी अरेंजमेंट ज्यादा प्रॉपर होगी उसका जो लिक्विड क्रिस्टल के लिए जो टेम्परेचर होगा उसे डिस्टर्ब करने के लिए उतना ही ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जितना ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना होगा उतना ही करना होगा जितना उसे हमें अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, मोलर इंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन
वो है 31.1 किलो जूल पर मोल। नेफ्थलीन के लिए है 44 किलो जूल पर मोल। ऐसा क्यों? दोनों में डिफरेंस क्यों? दोनों में अब बात करें डिफरेंस का, डिफरेंस क्या है? बेंजीन में सिर्फ एक रिंग होती है, नेफ्थलीन 2 बेंजीन रिंग को आपस में मिला दिया जाए तो नेफ्थलीन बन जाता है। अब यहाँ पे वही बात आ गई, इथेनॉल और मिथेनॉल वाला केस यहाँ पे दोबारा आ गया। अब एक रिंग में कितने हाइड्रोजन होंगे? 6 होंगे। अब नेफ्थलीन जहां पे 2 रिंग्स आ गई वहां पे कितने होंगे? 10, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको मिलेंगे 10, मतलब 6 से ज्यादा तो होंगे ही हाइड्रोजन, क्योंकि वहां पे दो रिंग्स आ गई तो डबल हाइड्रोजन, ऑलमोस्ट डबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे, डबल हाइड्रोजन एटम्स होंगे, तो इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज कर गई। इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी तभी इसका वेपराइजेशन ज्यादा होगा। तो यही आपको यहाँ पे लिखना है, नेफ्थलीन हैज हाई मोलर मास than benzene and hence greater London forces which is reflected in its high molar enthalpy of vaporization. Next is 8th question. The molar enthalpy of vaporization is 23.3 किलोजूल पर मोल। बॉइलिंग पॉइंट है 240 केल्विन। क्या ये टॉटन रूल ओबे करेगा कि नहीं? अब यहाँ पे टॉटन रूल की बात करी तो सीधा मतलब ये हुआ कि टॉटन रूल अप्लाई करें। हमें यहाँ पे ये पता करना है कि ये रेशियो इसके इक्वल है या नहीं। अगर ये रेशियो 85 आती है तो इसका मतलब वो रूल ओबे होगा। अगर ये जो इसका रेशियो है वो 85 नहीं आता है तो इसका मतलब वो रूल ओबे नहीं होगा। हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज गिवन एज 23.3 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट 240 केल्विन। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है 97.1। इट इज नॉट इक्वल टू 85, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट डजंट ओबे टॉटन रूल ड्यू टू, अब क्यों नहीं है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये लाइन आपको लिखना जरूरी है। तो इसी के साथ हमने यूनिट नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे यूनिट 5 के लिए। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और साथ साथ अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। इसके अलावा कोई वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई सजेशन है किसी वीडियो को लेके वो भी आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो के यूट्यूब के साथ साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा बना हुआ है, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।